नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आप लोगों को ये जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के दिन से मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 परीक्षा को ध्यान में रखकर हिंदी का जो सिलेबस है पूरा का पूरा लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं और आप लोग ये वादा करिए, आज से जब क्लास शुरू होगी उसके बाद जब तक पेट का एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि प्यारे साथियों, आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, ऊपर ही लिखा है यूपी ट्रिपल एससी टीईटी 2025। उसके बाद लिखा गया है हिंदी सिलेबस की चर्चा। हिंदी सिलेबस की चर्चा यानी कि हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाले वे सारे प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी अपने पूर्व के एग्जामों में पूछ चुका है, उसको आधार बनाकर हम आगे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। और यह चर्चा और ही विशेष हो जाए, इसलिए इस सीरीज का नाम हमने दिया है अचूक वार सीरीज। अचूक वार सीरीज यानी कि ऐसा वार जिसका कोई भी फल खाली ना जाए, जो भी हो उसका उचित परिणाम आप लोगों को मिले। तो ये थंबनेल आप लोग देख चुके हैं। अब हम बात तो करते रहेंगे, आगे चलते हैं अपने सिलेबस की चर्चा पर चर्चा करते हैं। ये देखिएगा प्यारे साथियों, आपका सिलेबस आ गया। सिलेबस में ऊपर लिखा क्या है? लिखा गया है हिंदी विषय सूची। क्या लिखा है प्यारे साथियों? हिंदी विषय सूची। और हिंदी विषय सूची पर अगर हम बात करें तो यहां पर पहला अध्याय जो है वो पहला अध्याय लिखा गया है संधि विचार। इधर गौर कीजिएगा, संधि विचार। पहली बात तो ये जानिए संधि विचार है तो संधि विचार के अंतर्गत किन बातों का हम गहनता से अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, संधि किसे कहते हैं मैं मौखिक ही चर्चा करूंगा, फिर आगे जब आपके क्वेश्चन को लेकर आऊंगा पूरी व्यवस्थित विस्तृत चर्चा करूंगा और आपके सभी डाउट को सॉल्व कराता हुआ चलूंगा। तो अगर हम संधि की बात करें तो प्यारे साथियों, संधि के बारे में तो जानते हो, संधि है क्या? संधि है मेल, जोड़, योग, मिलाप, मित्रता आदि अर्थों से इसको हम जान सकते हैं। लेकिन व्याकरण में अगर हम संधि की बात करें तो यह संधि व्याकरण में अपने को परिभाषित करते हुए कहती है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर एक शब्द बताऊं, जैसे प्यारे साथियों यहां पे लिखा है महा और उसके बाद यहां पे लिखा गया है ईस। अब देखिएगा, महा से यहां पे बड़ा आ को ले लिए और ईस से हमने बड़ी ई को लिया और आ यानी कि बड़ा आ और बड़ी ई को लेकर हमने जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन किस रूप में हुआ भैया? वो परिवर्तन ए के रूप में हुआ और ए का मानक चिन्ह ये लगता है। शब्द आपका क्या बन गया? शब्द आपका बन गया महेश। और शुरुआत में मैंने आपको परिभाषा बताई, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। और एक शब्द लिखा महाधन ईश, यहां से हमने बड़ा आ बड़ी ई को निकाला और दोनों को मिला के ए बनाया और नया शब्द बन गया महेश। ये बीच में जो परिवर्तन हुआ इसी को कहते हैं संधि। और इस अध्याय के अंतर्गत संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सबके सारे के सारे नियम हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसके अपवाद का भी अध्ययन करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न हमारा है, आगे का जो अध्याय होगा वो अध्याय होगा हमारा, आगे का जो अध्याय होगा वो हमारा अध्याय होगा विलोम शब्द का। अब जानिएगा विलोम शब्द है क्या। विलोम शब्द के बारे में जानेंगे कि देखिएगा, हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में नाम है,
और नाम से ही लोगों की पहचान होती है, और उन्हीं नामों के विपरीत अर्थ देने वाले भी नाम होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बोलूं आग, तो आग का उल्टा पानी होगा। आग का उल्टा क्या होगा? पानी होगा। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी हमारा आधार है। पृथ्वी के अगर उल्टे नाम की बात करें तो क्या होगा? आसमान होगा या आकाश होगा। और अगर इसमें अंदर तक हम घुसते हैं और भी बातें करते हैं तो यहां पे बातें और बढ़ जाती है। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, और विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा, तत्सम का विलोम तत्सम होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा, देशज शब्द का विलोम देशज होगा, विदेशज शब्द का विलोम विदेशज होगा, मूल शब्दों का विलोम मूल शब्द होगा, यौगिक शब्द का विलोम यौगिक शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द का विलोम योग रूढ़ शब्द होगा। सारी बातों का अध्ययन हम विलोम शब्द वाले अध्याय से करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला अध्याय हमारा आ जाता है भाइयों पर्यायवाची शब्द। अब पर्याय का क्या अर्थ है? देखिए, संसार में जितने भी नाम हैं, और चाहे वो व्यक्ति के हो या वस्तु के हो, किसी एकाध एक व्यक्ति या वस्तु के होंगे जो अपवाद स्वरूप होंगे, उनके एक ही नाम हो, लेकिन ज्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक नाम होते हैं जिनके एक से अधिक नाम होते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक नाम ही उस व्यक्ति या वस्तु के क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। जैसे हम सूर्य की बात करें, सूर्य को हम सूरज बोलते हैं, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली, मारतंड, पतंग, हंस आदि नामों से बुलाते हैं। पृथ्वी की बात करें, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, अवनी, मही, मेदिनी आदि नामों से बुलाते हैं। आग की बात करें, वैश्वानर, कृषाणु, वायुशखा आदि नामों से बुलाते हैं। ऐसे ही चाहे वो जानवरों का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी शहर का नाम हो, या किसी अन्य पशु पक्षी या सरीसृपों का नाम हो, जिनके एक से अधिक नाम होंगे वो उसके पर्यायवाची के अंतर्गत आएंगे। अब अगर बात करें हम अगले अध्याय की, तो अगला अध्याय हमारा आ जाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की अगर बात करें तो बड़ी बातों को एक शब्द में कह देना ही क्या कहलाता है? वाक्यांश। जैसे मैं एक वाक्यांश बोलूं, आंखों के सामने, आंखों के सामने, तो इसके लिए प्यारे साथियों वाक्य बनेगा प्रत्यक्ष, यानी कि आंखों के सामने का अर्थ हो जाएगा। फिर आगे अगर मैं बोलूं युद्ध में स्थिर रहने वाला, क्या बोलूं? युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसके लिए अगर एक शब्द बनाऊं तो प्यारे साथियों क्या होगा? युधिष्ठिर। ऐसे ही अन्य शब्द भी आपको मिलेंगे। फिर आगे हम चलते हैं लिंग वाले अध्याय पर, और लिंग पे मैं चर्चा करूं लिंग किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों लिंग शब्द जो है व्याकरण में जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? जाति का बोध कराते हैं। और लिंग हिंदी व्याकरण में संस्कृत व्याकरण से आया हुआ है। संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 होते हैं, उसमें माना क्या जाता है? उसमें एक लिंग पुल्लिंग को माना जाता है। किसे माना जाता है? पुल्लिंग। और दूसरा स्त्रीलिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग माना जाता है। और तीसरे नंबर पर नपुंसक लिंग आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? नपुंसक लिंग आ जाता है। लेकिन हिंदी में होता क्या है? हिंदी में नपुंसक लिंग को या उभय लिंग को नहीं रखते हैं, इसको हटा देते हैं। रखते किसे हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चाहे किसी मानव जाति का नाम हो, चाहे किसी पेड़ पौधे का नाम हो, या किसी पशु पक्षी का नाम हो, या कीड़ों मकोड़ों का नाम हो, या स्थान का नाम हो, 2 ही लिंग के अंतर्गत रखेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत
रखेंगे। फिर आगे चलेंगे और अगला हमारा आ जाता है, लिंग के साथ ही हमने लिखा था वचन। वचन प्यारे साथियों ये किसका बोध कराता है? ये संख्या का बोध कराता है। वचन शब्द किसका बोध कराएगा? आप कहोगे संख्या का बोध कराएगा। और संख्या से क्या गिना जाएगा? व्यक्ति और वस्तु को गिना जा सकता है। तो वचन भी संस्कृत व्याकरण से हिंदी में आया हुआ है और संस्कृत व्याकरण में वचनों की संख्या कितनी मानी गई? 3 मानी गई थी। वहां पे कितना माना गया? 3 माना गया। लेकिन हिंदी में 3 नहीं 2 माने गए। पहले हम 3 को जान लेते हैं। वहां पे भैया एक वचन बोला गया। क्या बोला गया? एक वचन। और एक वचन के अलावा वहां पे द्विवचन को मान्यता दी गई। किसे मान्यता दी गई? द्विवचन को मान्यता दी गई। द्विवचन के अलावा बहुवचन को भी मान्यता दी गई। किसे दी गई? बहुवचन को मान्यता दी गई। लेकिन आगे हुआ क्या? आगे हुआ ये कि हिंदी व्याकरण वेताओं ने द्विवचन को मान्यता नहीं दी। इसलिए अपने हिंदी व्याकरण में एक वचन और बहुवचन के ही फॉर्मेट में सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। जैसे बोला जाए लड़का, लड़का का बहुवचन होगा लड़के। लड़की बोला जाए, लड़की का बहुवचन लड़कियां होगा। जैसे बोला जाए कलम, कलम का बहुवचन कलमे होगा। इत्यादि बातें हम इस अध्याय के अंतर्गत विस्तृत पढ़ेंगे। फिर आगे हम चलेंगे। अगला अध्याय हमारा आ जाता है और अगला अध्याय है हमारा समश्रुत भिन्नार्थक। क्या है भैया? समश्रुत भिन्नार्थक। कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्दवा जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उनके अर्थ में अंतर हो। एक शब्द का जोड़ा मैं आपके समक्ष रखूंगा। जैसे बोला जाए भैया अवधि। क्या बोला जाए? अवधि। और दूसरा शब्द लिखा जाए अवधि। क्या लिखा जाए? अवधि। अब देखो सुनने में दोनों समान है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। दोनों के अर्थ अलग अलग कैसे हैं ये गौर कीजिएगा। अवधि का अर्थ होता है प्यारे साथियों समय। क्या होता है भैया? समय। और अवधि का अर्थ क्या होता है? ये तो हमारी बोली है। क्या है? बोली है। ये बातें हो गई। इसी प्रकार के अन्य शब्द भी हम पढ़ेंगे। जैसे अनल होता है। अनल माने आग होगा और अनिल माने क्या होगा? हवा होगा। ये सारी बातें हम समश्रुत भिन्नार्थक के अंतर्गत जानेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे अगले अध्याय पर और अगला अध्याय हमारा आ जाता है कौन सा? लोकोक्ति और मुहावरे। क्या होगा भैया? लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरों में अगर बात की जाए तो लोकोक्ति हमारे यहाँ की जो सामान्य कहावतें होती हैं उनको हम लोकोक्ति कहते हैं। और लोकोक्ति में होता क्या है? जैसे एक कहावत बहुत फेमस है, बैल न कूदे कूदे तंगी। फिर से सुनिएगा, बैल न कूदे कूदे तंगी। इसका अर्थ होगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। और आगे एक और लोकोक्ति का मैं प्रयोग करूं, होनहार वीरवान के होते हैं चीकने पात। यानी कि जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होते हैं बचपन से ही उनके लक्षण दिखने लगते हैं। फिर आगे की बात किया जाए, आगे बोला जाए भाई गति सांप छछूंदर केरी। जब उहा पोह की स्थिति होती है, क्या करे क्या ना करे वाली स्थिति होती है, तो वहां पे इस लोकोक्ति का प्रयोग हम करते हैं। और अगर हम बात करें आगे मुहावरा, मुहावरा भैया अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है बातचीत करना। तो यहाँ पे जैसे बोला जाए अंडे सेना, यानी कि व्यर्थ समय को गंवाना, कान भरना, आंख में गड़ना, आंखें दिखाना, ये सारे मुहावरे के अंतर्गत आने वाली बातें हैं। अब आगे चलेंगे। आपका 8वां अध्याय,
अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ऐसे है कि यहाँ पे हम भैया बात करेंगे सामान्य अशुद्धियां, लेकिन प्यारे साथियों सामान्य बोल देने से बातें सामान्य नहीं हो जाती, सामान्य बोल देने से बातें सामान्य नहीं हो जाती, जबकि बातें विशेष बन जाती है। और प्यारे साथियों ये व्याकरण की आत्मा बन जाती है पूरा का पूरा। अब अगर सामान्य अशुद्धि आपको पढ़ना है तो ये शब्द से लेकर वाक्य तक जाएगा, और यहाँ पे आपको वह शुद्धि सही करने के लिए संज्ञा की जानकारी होनी चाहिए, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी कि अव्यय के अंतर्गत आने वाली समस्त बातें, उसके बाद लिंग, वचन, कारक चिन्ह, काल, वाच्य और विराम चिन्ह, इन सारी बातों का भी ज्ञान होना चाहिए। सारी बातें मैं व्यवस्थित ढंग से पढ़ाऊंगा। जैसे अब यहाँ पे एक वाक्य मैं बताऊं आया, मैंने यहाँ पे लिखा मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है, और आपसे आपके परीक्षक ने पूछ लिया प्रस्तुत वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धि है, तो आप देखिएगा आपके ऑप्शन में सर्वनाम रहेगा, संज्ञा रहेगा, विशेषण रहेगा और क्रिया रहेगा। तो क्या हो जाएगा, आप बताओगे कि मैंने के स्थान पे क्या होना चाहिए, मुझे होगा, और आपका वाक्य क्या बन जाएगा, मुझे घर जाना है। तो इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होगी। ऐसे ही संज्ञा संबंधी अशुद्ध, विशेषण से संबंधी अशुद्ध, क्रिया विशेषण अव्यय से संबंधित अशुद्ध, पुनरुक्त संबंधी अशुद्ध, लिंग, वचन, कारक चिन्ह आदि से संबंधित अशुद्धियों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। यहां तक कि वर्तनी से संबंधित अशुद्धियों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। सारी बातें मैं चैप्टर वाइज व्यवस्थित ढंग से लेके चलूंगा, और पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको ऐसी क्लास मिलेगी नहीं, ये मेरा दावा है, क्योंकि लोग हिंदी पढ़ते और पढ़ाते हैं। मैंने तो हिंदी की पूजा की है। हिंदी का स्थान ये समझ लो जहां से हमारा जीवन चल रहा है वहां पे हमने हिंदी को स्थान दे दिया है। जो लोग मुझसे ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़े होंगे वो जानते होंगे हिंदी की अहमियत क्या है। तो वो आप समझिए कि आपको अपना फैसला लेना है कि हिंदी किससे पढ़ना है, जो पढ़ते पढ़ाते हैं कि जो हिंदी की पूजा करता है। और जो हिंदी की पूजा करता है और भक्त प्रवृत्ति का होगा वो हिंदी को कैसे पढ़ाएगा आपको खुद दिखेगा। आप जब भारी से भारी संख्या में जुड़ोगे तो खुद इस बात को एहसास करोगे कि हाँ हमें अलग मिल रहा है। फिर आगे चलेंगे भैया, हम बात करेंगे 9वें अध्याय की। 9वां अध्याय है हमारा लेखक और रचनाएं, जिस पे किसी का जोर चलता ही नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरा तो जोर चलेगा और डंके की चोट पे कहूंगा। जो भी लेखक और रचनाओं का नाम बता दूंगा 90% की गारंटी तो मैं ले लूंगा कि आपके एग्जाम में वही बातें फंसेंगी। लेकिन यहाँ पे बातें और क्या हो जाती है, जैसे कुछ विद्वान है उनकी रचनाएं तो हमें याद होती हैं, लेकिन नए जो लेखक हैं उनकी रचनाएं हमें याद नहीं होती। यहाँ पे ज्यादा चर्चा न करते हुए मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। अगर रचनाओं पे आपको पकड़ बनाना है तो जितनी पुरस्कृत रचनाएं हैं और जितनी विवादित रचनाएं हैं उन रचनाओं का अध्ययन अगर आप कर लोगे तो रचनाओं का कोई भी प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं। और कुछ विद्वानों की अधूरी जो रचनाएं हैं उनका भी अध्ययन अगर आप कर लोगे तो रचनाओं से प्रश्न आपका कभी भी बाहर जाएगा नहीं। लेखक और रचना आपके अध्याय में भले ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे कवियों के नाम और उपनाम भी पूछे जाते हैं। पिछले पेट के पेपर में पूछ लिया कलम का जादूगर किसे कहते हैं, और हम बचपन से रटे होते हैं कलम का मजदूर और कलम का सिपाही। मुंशी प्रेमचंद को याद करके रखे होते हैं, लेकिन कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है।
इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले हालावादी कवि किसे कहते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन का उपनाम तो बच्चन है, लेकिन इनको हालावादी कवि भी कहते हैं। भावाधिपति किसे कहते हैं, भावाधिपति जीवनोत्सव का कवि किसे कहते हैं, क्योंकि अष्टछाप का जहाज खंजन नयन लोगों को याद होता है, लेकिन भावाधिपति और जीवनोत्सव का कवि किसे कहते हैं ये कुछ ही लोगों को पता होता है। ये सारी बातें आपको मिलेंगी। फिर आगे आप देखिएगा, सरलता से एक प्रश्न पूछा जाए, प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। प्रेमचंद का मूल नाम कतई प्रेमचंद नहीं है, उनका मूल नाम धनपत राय है। प्रेमचंद नाम से प्रसिद्धि मिली है उनको। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम पूछ ले तो हरिश्चंद्र होगा, कभी भी भारतेंदु उनका मूल नाम नहीं होगा, वो उनका क्या है, उपनाम है। प्रसिद्धि भले मिल गई है। इन सारी बातों की चर्चा आप मेरे साथ ही सुनोगे, जब जुड़ोगे तब आपको रहस्यमयी जानकारी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन लोग उसकी हद तक पहुंच नहीं पाते जहां तक हिंदी की जद जाती है। आगे चलिएगा, आगे ये तो समझ लो कि 15 प्रश्न होंगे, 15 में आपके 10 प्रश्न आपके पैराग्राफ से आएंगे। वहां पे गद्य और पद्य का विश्लेषण मैंने अध्याय का नाम रखा है। गद्य का मतलब यह होता है जो पढ़ने योग्य हो, जिसमें गेयता का अभाव हो, जो छंद के बंधन से मुक्त हो, उनको कहते हैं गद्य। और पद्य की बात की जाए, जो छंद के बंधन से बंधी हुई हो, जिनमें गेयता हो, उनको कहेंगे पद्य। लेकिन अभी तक के पेट के इतिहास में गद्य पंक्तियों से ही प्रश्न आए हैं, पद्य का कभी भी जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है। आने वाले पेपरों में हो सकता है, लेकिन ज्यादा फोकस हमें गद्य पे करना है। और सबसे कठिन गद्य की पंक्ति आपके पेट के ही एग्जाम में आई, यहां तक कि पीसीएससी सेट में भी पेट पूछा ये पंक्ति आती है, वहां पे भी इतनी क्लिष्ट पंक्तियों को नहीं रखा गया। और अंतर तो वहां पे नहीं कर पाते जब एक जैसे ऑप्शन आपके सामने होते हैं, उनमें आप छटनी नहीं कर पाते हम किसको प्राथमिकता दें। वहां पे आपका दिमाग एकदम सजग होना चाहिए, तभी उत्तर दे पाओगे। व्याकरणिक बातों को पढ़कर आप सही उत्तर तो दे ले जाते हो, लेकिन जहां पर शीर्षक ढूंढने की बात आती है वहां पे 70% विद्यार्थी फंस जाते हैं। 30% कर ले जाते हैं, जो सत्य बात है वो तो है, लेकिन 70% लोग कर नहीं पाते। मेरे पास ऐसा अचूक तरीका है, जो आप क्लास लोगे तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, इस अचूक तरीके से हम कैसे उसके शीर्षक का निर्धारण कर लेंगे, क्योंकि एक तरीका नहीं होता, 4-5 तरीके हैं जिनसे आप इसको कर पाओगे। तो आज हमने सिलेबस की विस्तृत चर्चा की और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं, एक बार फिर से मैंने कमर कस ली है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, जिनका अनुराग मेरे साथ है, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और मेरी ये इच्छा है कि इसकी वॉचिंग टाइम जो है, वॉचिंग टाइम और यहां तक कि व्यू में एकदम ऐसा व्यूज आ जाए कि पूरा कोहराम मच जाए। और ये बातें मैं आप लोगों से अपने दिल की बातें कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे लक्ष्य क्लासेस चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, इसी वीडियो से भले ही मैंने थोड़ी चर्चा की है, आप लोग अपना अपार स्नेह बरसाइए और सारे व्यूज के रिकॉर्ड को तोड़कर आगे बढ़ाइए। और जैसे एक दीपक को जलने के लिए बाती के साथ तेल की भी आवश्यकता होती है, तो बाती तो मैं हूं, जलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बिना तेल के मैं जल नहीं पाऊंगा। और ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाइए, बाकी आगे जो होगा देखा ही जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।